नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी, कहा दिल्ली मेट्रो में छात्रों को मिले 50% छूट। सैफ अली खान पर हमला करने वाला शख्स बांद्रा रेलवे स्टेशन पर आया नजर। कंगना रनौत की इमरजेंसी फिल्म की रिलीज को लेकर एसजीपीसी करेगी विरोध प्रदर्शन। दिल्ली चुनाव के लिए आज बीजेपी चीफ जेपी नड्डा जारी करेंगे पार्टी का संकल्प पत्र। राहुल गांधी पहुंचे एम्स अस्पताल, बाहर इंतजार कर रहे मरीजों और उनके परिजनों की बात। आपको बता दें, पिछले 24 घंटे से सोशल मीडिया पर गांव कमालपुर के दबंगों का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ युवा हाथ में लाठी डंडे लिए हुए दो सगे भाइयों को घर से बाहर निकालकर बुरी तरीके से पीट रहे हैं। दबंगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि पीड़िते को कह रहे हैं कि तुम्हें थाने में घुसकर मारेंगे। जब पीड़ित युवक स्थानीय पुलिस को घटना की सूचना दे रहे थे तो दबंगों ने पीड़ित का मोबाइल छीनकर तोड़ दिया। पीड़ित पक्ष ने योगी सरकार से ऐसे दबंगों पर कठोर कार्रवाई की मांग की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नितिन है सर। कहाँ के रहने वाले हैं? गांव कमालपुर। कल एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है, उसमें आप ही हैं? जी सर। क्या मामला है सर, कुछ गांव के लड़के हैं पाल समाज के, उन्होंने आके मारपीट की, काफ़ी सब पे लाठी और वो थे काफ़ी चीज़ें। मैं घर पे काम कर रहा था, मैं और मेरा भाई घर पे मिस्त्री भी लगे हुए थे, चिनाई कर रहे थे। तो जी आके उन्होंने हमें दोनों को घर से बाहर निकाला। कुछ उनके जो लड़के थे उनके साथ वो एक साइड खड़े थे लट लेके, 2-3 जनों ने हमें बाहर खींच के लेके गए और मारपीट स्टार्ट कर दी। हमने फ़ोन करना भी चाहा किसी को तो उन्होंने फ़ोन भी मारे, सारे छीन के फोड़ दिए सब। ये देखो सारे फ़ोन उन्होंने छीन के हाथों में से पटक के सड़क में मारे दे दे के। और जी बोल रहे थे कि अगर तुमने रिपोर्ट की या कुछ किया तो तुम्हें घर से निकाल के फिर मारेंगे और थाने तक खींच के लेके जाएंगे, वहीं से भी लाएंगे छेदते हुए। ऐसे ऐसे बोल के गए थे। कैसी कार्रवाई चाहते हैं आप? बज्जी योगी सरकार से अपील है कि भाई इनका इलाज हो अच्छे से बढ़िया करके। बज्जी योगी सरकार से बस यही अपील है, हाथ जोड़ के ऐसे दबंग गुंडों का अच्छे से इलाज हो। बज्जी योगी सरकार से हाथ जोड़ के विनती है कि ऐसे दबंग युवकों का अच्छे से इलाज हो। सैनी महापंचायत संगठन से जिला अध्यक्ष सहारनपुर से। और जैसे कि सोशल मीडिया पे मैंने एक वीडियो देखी, फोन में वीडियो आई, कुछ युवाओं के साथ मारपीट होते हुए मेरे को साथियों ने जानकारी दी कि व्यक्ति को पीटा गया है। ये हमारे समाज के गरीब व्यक्ति है, गांव पड़ता है फतेहपुर क्षेत्र में। कमालपुर गांव के युवा थे दो, जिन्हें 5 समाज के युवाओं द्वारा पीटा गया। मैंने सोशल मीडिया पे वीडियो देखी है, तो मेरे समाज के युवाओं को पीटा जा रहा है। 7-8 लड़कों दोबारा जिन्होंने लाठी डंडे ले रखे हैं। तो मैंने इस वीडियो की सोचना चाहिए भाई ये वीडियो कहाँ की है। मुझे पता चला कि ये वीडियो कमालपुर की है। संगठन का जिला अध्यक्ष होते के नाते वो समाज का मेरा मामला था, तो मैंने इसमें वहाँ पर जा करके इसका पता करने का काम किया। और जब भी फतेहपुर एसएचओ साहब से मैंने रात बात की, भाई ये लड़कों को पीटा गया, इस वीडियो मैंने उनके पास भेजी। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, इसका मेडिकल हो गया है, इनका कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। उसके बाद मैंने अपने एसपी ध्यान है सागर जैन जी, उनको ये वीडियो भेजी। उन्होंने भी पूरा कार्रवाई का आश्वासन दिया है। उसके बाद आज मैं सहारनपुर हॉस्पिटल पहुंचा हूँ। एक लड़की की तबीयत ज़्यादा खराब होने के कारण मुझे सहारनपुर रेफर कर दिया गया था। डॉक्टर साहब ने मेरी बात हुई भी अच्छा इलाज होना चाहिए और मैं अपनी टीम के साथ सहारनपुर हॉस्पिटल पहुँचा हूँ। सुबह थाने का बात हुई, भी अच्छी कार्रवाई होनी चाहिए। जो इस तरह के युवकों की स्थिति कैसी है, हालत? युवकों की जो स्थिति है, अभी अगर युवक की स्थिति गंभीर बनी हुई है, सर में चोट है, उसके कमर में भी चोट है और उसका एक्सरा हुआ है। और दूसरे लड़के के भी काफ़ी चोट है। और वीडियो में मैंने देखा कि उन्हें बुरी तरह पीटा जा रहा है, पड़ा करके पीटा जा रहा है। सुबह एक लड़का गिर जाता है। और जो फ़ोन से वो वीडियो बना रहे थे या मैं अपने बचाव के लिए पुलिस पर फ़ोन कर रहे थे, तो उनके जो फ़ोन थे वो फ़ोन भी तोड़े गए युवाओं द्वारा, क्योंकि उनकी जनसंख्या ज़्यादा थी, 10-12 युवा थे। और इस तरह का जो सहारनपुर के अंदर ये रह जा रहा है, ये बहुत गलत है। और मेरा निवेदन है योगी सरकार से और सहारनपुर के एसएसपी कप्तान साहब से, इस तरह के मामलों को संज्ञान में लेते हुए इस तरह के युवाओं पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, वो किसी भी समाज के हो। अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी क्षेत्र में स्थित मलखान सिंह जिला अस्पताल से एक बार फिर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है।
जहां पर एक व्यक्ति अपने दोनों हाथों की हड्डी का ऑपरेशन कराने मलखान सिंह जिला अस्पताल आया था, जहां पर मरीज से अस्पताल के स्टाफ ने डॉक्टर के नाम पर 30,000 रुपए की डिमांड की, लेकिन परिवार ने 30,000 रुपए ज्यादा होने से मना कर दिया, जिसके बाद स्टाफ ने परिवार को अपनी बातों में उलझाकर 22,000 रुपए से मामला सेट कर लिया, जिसके बाद गरीब परिवार ने 20,000 रुपए का बंदोबस्त कराकर स्टाफ को दे दिए और 2,000 रुपए ऑपरेशन के बाद देने की बात हुई, लेकिन ऑपरेशन नहीं हुआ। जब पीड़ित महिला ने यह मामला मीडिया को बताया तो अस्पताल के सीएमएस और संबंधित डॉक्टर मामले पर बात करने से बचते रहे। क्या नाम है आपका? संगीता देवी, कहाँ की रहने वाली हैं? छतारी दुराई गंगाबास। सर कहाँ पर ये कौन सी जगह है और क्या? ये मलखान सिंह हॉस्पिटल है और इनका ऑपरेशन करवाने आए थे हम तो अभिलेष शर्मा जी का। क्या नाम है उनका? अभिलेष अभिलेष कौन है आपके? पति। पति है। किस चीज़ का ऑपरेशन कराना है? हाथों का, दोनों हाथ हड्डी उनकी टूट गई है, फ्रैक्चर हो गया तो इनका हड्डी का ही ऑपरेशन होना है। ऑपरेशन हुआ है, मतलब क्या हुआ? दोनों हाथ का ऑपरेशन हुआ है। तो उन्होंने रोहित, मतलब ओपीडी में जो लगे हुए हैं, उन्होंने हमसे ये बोला था हमें 22,000 दे देना, तो 20,000 ले लिया और ये कह रहे थे 2,000 एक या 2 दिन में दे देना हमें। मैं ठीक है। और ये भी कह रहे थे कि मैं डॉक्टर को हाथ में दे दूंगा और तुम्हें रस्सी दे दूंगा, मेरे हाथ में देना मगर। और ये भी कह रहे थे किसी से हल्ला हुल्ला मत मचाना, किसी को बताना नहीं। कब हुआ इनका ऑपरेशन? रस्सी आज हुआ है इनका ऑपरेशन। एडमिट कब हुए थे? एडमिट भी आज ही हुए। आज ही एडमिट हुआ है। पैसे आपने किसके हाथ में दिए? मैंने रोहित रोहित को। रोहित को क्या कार्य करते हैं आप? वो ओपीडी में लगे हुए हैं। ओपीडी में लगा हुआ है। तो आपको रसीद देने के लिए बात कही थी? हाँ बोला था उन्होंने, ये भी बोला था कि मेरे ऊपर विश्वास करो, मैं तुम्हारे 1 रुपए भी नहीं खाऊंगा और तुम्हारा सारा काम मैं ओके करके दूंगा, चिंता मत करो। किस डॉक्टर का नाम दिया उन्होंने? किस डॉक्टर को देखे? मयंक। मयंक डॉक्टर के नाम पर दिया? हाँ उन्होंने बोला कि आपने शिकायत करी फिर यहाँ पर? नहीं मैंने किसी से शिकायत नहीं किया। हाँ 2,000 की कह रहे थे कि 1 या 2 दिन में मुझे दे देना। 22,000 की बात हुई है। ये कहा कि ये तो सरकारी अस्पताल है। नहीं मैंने बोला कह रहे कि प्राइवेट में अगर जाओगे तो 70-80 हज़ार लगेगा, यहाँ पे मैं तुम्हारे कम पैसा में काम करवा दूंगा, तुम 30,000 लगते हैं। तो मैंने कहा भैया मैं 30,000 नहीं दे पाऊंगी, मैं ब्याज पे लेके दे रही हूँ, मेरे छोटे बच्चे हैं, हम गरीब आए, देख लियो। कह रहे अच्छा ठीक है तो तुम 23 दे दे। मैं 23 में नहीं दे पाऊंगी, 20। मैंने 20 में बात करी थी, कह रहे अच्छा ठीक है 22 दे देना। मैं 20 उनके हाथ में दे दिया और कह रहे कि 2,000 1 या 2 दिन में दे देना मुझे। पैसे किसने दिए थे? मैंने दिए थे उनके हाथ में। तुमने अपने हाथ से? हाँ मैंने अपने हाथ से दिया है। मैं डॉक्टर मयंक बंसल हूँ। यहाँ पे जो स्टाफ है उसके द्वारा बताया गया, उसके चाचा हैं, उसके द्वारा बताया गया कि सर इनका ऑपरेशन है, तो मैं इनका सामान अरेंज कर देता हूँ, आप इसका ऑपरेशन कर दीजिएगा। और उसके द्वारा ही सामान अरेंज किया गया। जो इम्प्लांट है, इम्प्लांट उसके द्वारा लाया गया, उसका आज ऑपरेशन कर दिया गया। ठीक है। अब मरीज़ के द्वारा, उसके द्वारा मरीज़ से क्या लिया गया है, क्या नहीं लिया गया है, इसके बारे में मेरी संज्ञान में कुछ नहीं है, ना मेरे द्वारा किसी तरीके का कोई चार्ज लिया गया है। ये सब उसी के स्टाफ के द्वारा ही, मरीज़ के रिश्तेदार बता के उसी के द्वारा ही सामान लाया गया। ऑपरेशन का कोई चार्ज नहीं होता है। इम्प्लांट होता है, वो हॉस्पिटल सप्लाई में नहीं आता, वो मरीज को अरेंज करना पड़ता है। लेकिन जिस तरीके से कुछ वीडियो वायरल होते हैं उसमें साफ तौर पे बातचीत करना है और आपके ये मुझे खुद संज्ञान में नहीं है, उसने किस व्यक्ति के द्वारा बात की गई है मैं खुद नहीं जानता। नहीं, मैंने भी मरीज के जो घर वाले आए थे, मैंने भी उनसे कहा था, आप जब ये उसने डिमांड की गई थी तो आप मेरे पास क्यों नहीं आए ऑपरेशन से पहले? ठीक है। उसके द्वारा यही बताया गया कि मेरे द्वारा सर सामान अरेंज कर लिया गया, आप इसका ऑपरेशन कर दीजिएगा। इसको मैं खुद नहीं जान पाया हूँ। ओटी के अंदर स्टाफ है, अब वो कौन सा पद पे है ये आपको ऑफिस ही पता चलेगा। कार्यकर्ता हाँ होना चाहिए, कार्यकर्ता ही है। तो उस पर आप किस तरीके की कार्रवाई चाहिए? मैं बिल्कुल उसके खिलाफ एफआईआर चाहता हूँ। जिस व्यक्ति के द्वारा मेरे नाम को धूमिल किया गया, मैं उसके खिलाफ एफआईआर करना चाहता हूँ। मैं सीएमएस को भी अभी पत्र लिख के दे रहा हूँ और उसके खिलाफ मैं अपने लेवल से भी एक्शन लूंगा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति द्वारा मेरे नाम के साथ जो गलत लांछन लगाई गई है उसका मैं कड़ा विरोध करते हुए सीएमएस साहब को भी लेटर में दे रहा हूँ।
खबर उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां खटीमा क्षेत्र में 2 ट्रॉलियों में नेपाल से भारत लाया जा रहा 12,000 किलो चाइनीज लहसुन कस्टमर विभाग की टीम ने पकड़ लिया। टीम द्वारा जब्त लहसुन को तहसील परिसर में लाकर नष्ट कर मिट्टी में जमींदोज कर दिया गया। अभी आप ही के सामने एक ट्रॉली खड़ी, एक और ट्रॉली आ रही है। ये हमारे इंडिया में बैंड है, बिकॉज ये जो वैरायटी है ये यहाँ के जो हमारा ट्रेडिशनल लहसुन है उसको बर्बाद करती है। इसमें स्मट्स और नेमेटोड वाली बीमारी इसमें फैलती है, जो कि हमारी जो ट्रेडिशनल हमारे लहसुन होती है उसको अफेक्ट करती है। लिहाजा इसको हमने कस्टम्स डिपार्टमेंट ने हमें सुपुर्द किया और आज हम उसको यहाँ डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो सर इसकी क्वांटिटी कितनी है, लगभग कितनी हुई? देखिए 2 ट्रॉली है, एक ट्रॉली आपके सामने खड़ी है 1200 किलो क्विंटल 12,000 क्विंटल 12,000 केजी मतलब हाँ 1200 क्विंटल। मेरा नाम डॉक्टर मुकेश राहुल, प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर, प्लांट क्वारंटाइन स्टेशन बनरसा। ये जो लहसुन है ये चाइना का है, चाइनीज गार्लिक है। नेपाल के थ्रू ये इंडिया में इंटर हुआ होगा इलीगली, और इसको गाजियाबाद कस्टम जुरिडिक्शन में पकड़ा था, जो बरेली के अंदर में आता है, और इसका क्वांटिटी है करीब 12,000 केजी है ना। इस लहसुन में क्या है कि प्लांट क्वारंटाइन की तरफ से देखा गया था, तो उस समय इसमें कुछ स्मट्स के स्पॉट्स देखे गए थे है ना। और ये एक्चुअली चाइना का है, तो चाइना के साथ हम उसमें 4 करीब बीमारियां हैं, जैसे एक स्मट होता है, एक ड्राई रोट होता है, मैंगट्स है, निमेटोड्स है। ये हमारा इंडिया में नहीं है, जो कि चाइना में है, जिस वजह से हमारा यहाँ का गवर्नमेंट ने 2005 से इसको बैन कर रखा है। इसीलिए हम इसको अलाउ नहीं करते हैं अपने इंडिया में चाइना का लहसुन। उससे नुकसान हमारे यहाँ यह है कि अगर ये हमारे यहाँ आ जाएगा तो इसकी फैमिली से रिलेटेड जो भी क्रॉप्स है, लहसुन का हुआ या प्याज का हुआ या दूसरे बल्ब्स वाली जो ऑर्नामेंटल क्रॉप्स हैं या और दूसरी जो वेजिटेबल्स है, उनके लिए ये जो है अफेक्ट करेगा। और दूसरा, एक बार अगर ये सॉइल में चला गया कोई भी बीमारी, तो उसको हम हटा नहीं सकते, तो उसको हमको मैनेज करने के लिए ढेर सारा कीटनाशक दवाइयाँ या फंजीसाइड वो सब लगाने पड़ेंगे। इसीलिए से हम इसको अलाउ नहीं करते और डिस्ट्रॉय कर देते हैं अगर हमें इलीगली कहीं से भी पकड़ा जाता है। खबर झारखंड से है, जहां ठाकुर गनगट्टी सभागार भवन में पंचायत सचिव और मुखिया गण ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण F2 आवास प्लस के बारे में सर्वे हेतु प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण में बताया गया कि सभी पंचायतों में जाकर सर्वे किया जाएगा, ताकि किसी भी ग्रामीण को इस योजना से लाभ से वंचित न रहना पड़े। इसकी जानकारी प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के द्वारा दी गई। उत्तरकाशी के गंगोत्री विधायक सुरेश सिंह चौहान ने सयाबा बयाणा मोटर मार्ग के लिए प्रशासन से स्वीकृति दिलवाकर क्षेत्रवासियों को बड़ी सौगात दी। इस मार्ग का कार्य काफी समय से अटका हुआ था और स्थानीय लोग इसके लिए आंदोलन कर रहे थे। विधायक के प्रयासों से ये मार्ग अब साकार हो पाया। विधायक ने बताया कि पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में गंगोत्री विधानसभा में चौमुखी विकास हो रहा है और इस सड़क की स्वीकृति से क्षेत्रवासियों को राहत मिलेगी। साथ ही उन्होंने सीएम का आभार व्यक्त भी किया। प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत स्वीकृत हो गई थी और उसमें काफ़ी काम लगभग 4 किलोमीटर के लगभग सड़क कट भी चुकी थी, लेकिन कतिपय पर्यावरण और एनजीटी के जो आरोप लगाए गए थे, और मैं खुद क्योंकि पूरे ग्रामवासी बड़े वो थे कि आज तक जो है इस तरह की जो है हमारे साथ नहीं हुआ, और हम लगभग 5 सालों से वो लगातार इंतज़ार कर रहे थे और लगातार उन्होंने जन आंदोलन तमाम चेतावनी मुझे दी और मैं लगातार इसके लिए प्रयासरत रहा। जब भी हर चक्कर देहरादून जाता तो माननीय मुख्यमंत्री जी से, अपने प्रमुख सचिव से और लगातार इस संबंध में जो है वार्ता करता था। लेकिन ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सड़क थी, क्योंकि 12 किलोमीटर पैदल आने पर कई घटनाएं वहाँ पर घटित होती। कभी प्रसव वाली घटना, कभी कोई बीमार हो गया आधे रास्ते में पगडंडी के रास्ते से, और वो लोग उसमें हो गए थे कि जब भी मैं स्यावा में जाता था उनका आक्रोश भी मुझे झेलना पड़ता था।
और उन्होंने चुनाव का बहिष्कार भी किया था। लेकिन मैंने उनको विश्वास दिलाया था कि थोड़ा समय लगेगा आपकी सड़क को, और मैं सबसे पहले शाहबाग ग्रामवासियों को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं और अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय धामी जी का हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं कि अभी मैं पिछली बार गया था और उन्होंने का पूरी तरह से संज्ञान लेकर खुद बैठक कर इस सड़क को पुनः उसकी स्वीकृति दिलाई। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी अपनी हृदय की गहराइयों की ओर से और शाहबाग ग्रामवासियों की ओर से बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत उनका धन्यवाद करता हूं और शाहबाग ग्रामवासियों को बहुत बहुत बधाई। बुल्ढाना शहर के पास आज सुबह जंगल में नर कंकाल मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद पुलिस विभाग ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा किया और डीएनए सैंपल लेकर आगे की जांच के लिए फॉरेंसिक विभाग को भेज दिया गया। मामले की जानकारी देते हुए थानेदार प्रताप भोस ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। आज 16/1/2025 रोजी सकाळी 9 वाजता वनमजूर यांनी लेखी पत्राद्वारे माहिती दिली की म्हाडा कॉलनी बुलढाणा येथील बॅक साईडच्या जंगलामध्ये एक सांगाडा सापळा, मनुष्य जातीचा सापळा असल्याबाबत माहिती दिली। माहिती दिल्याने आम्ही पंचांश त्या ठिकाणी फॉरेन्सिक लॅब टीम्स आम्ही सदर ठिकाणी गेलो। सदर ठिकाणी सदरचा सांगाडा हा पंचासमक्ष जप्त करण्यात आलेला आहे आणि तो तेथे असलेल्या कपड्यावरून पुरुष जातीचा असावा असे आपल्या कपड्यावरून अंदाज लावण्यात येत आहे। सदर ठिकाणी घटनास्थळ पंचनामा केला आणि सांगाडा जप्त करून त्याचं PM करून त्याचे सॅम्पल DNA करता सॅम्पल हे राखीव करून ठेवण्यात आलेले आहेत। खबर महाराष्ट्र के बुल्ढाना से है, जहां पत्नी द्वारा अपने पति पर पेट्रोल डालकर आग लगाने की चौंकाने वाली घटना घटी। जी हां, बुल्ढाना में एक पत्नी ने अपना अनैतिक रिश्ता छिपाने के लिए अपने पति पर पेट्रोल छिड़क कर उसे जला दिया। 34 साल के पूर्व सैनिक रणधीर गवई महकर की अपनी पत्नी के साथ किसी बात को लेकर बहस हुई, जिसके बाद रणधीर की पत्नी ने उस पर पेट्रोल डालकर उसे आग लगा दी। रणधीर की चीख पुकार सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे और उसके शरीर पर पानी डाला। हालांकि रणधीर तब तक 90% जल चुका था और अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस मामले में बुल्ढाना शहर पुलिस स्टेशन में पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। माझ्या भावाला ज्यावेळेस जाळण्यात आलं त्यावेळेस मला API चैपातकर सरांचा कॉल रात्री 1:56 आला। त्यांनी मला विचारलं असतं की तुमचा कोणी भाऊ तार कॉलनीमध्ये राहतो का? मी म्हटलं नाही। तर म्हणे पण त्यानंतर तुमचा नंबर दिला। म्हटलं कोण? आणि रणधीर गवई असं ते मृत व्यक्ती पेटलेल्या व्यक्तीचं नाव आहे। म्हटलं हो माझा भाऊ आहे। म्हणे तो जाळून घेतलं म्हणे त्यांना। म्हटलं जाळून घेतलं का अजून काय झालं? तर नाही म्हणे पेटवलं का आता आम्ही काय माहिती नाही। मी पेटवलं म्हणे तुम्ही लवकरात लवकर ताबडतोब बुलढाण्याला हजर व्हा। तर मी घरून निघलो, मला 3च्या सुमारास निघलो। मी इथं 4, 4:15ला आलो सरकारी दवाखान्यात। तर त्याची हालत खूप गंभीर होती। तर त्याला मी इथून उचलून बुलढाणा मल्टीस्पेशालिस्ट हॉस्पिटलमध्ये नेलं, निकाळे साहेबाच्या इथं। त्याला नेल्याच्यानंतर त्यांनी भरती केलं। भरती केल्याच्यानंतर त्यांनी सांगितलं की मला की सकाळी बोलवलं म्हणत बघ त्याची तो 99% भाजलेले असल्यामुळे त्याचे जगण्याचे चान्सेस नाही। तर मी त्यांना म्हटलो की सर तुमच्याकडून जेवढं बेस्ट देण्यात येईल तेवढं बेस्ट द्या, पैशाचं काळजी करू नका, आम्ही पैसे जेवढे लागतील तेवढे लावू, फक्त बेस्ट देण्याच्या बरोबर त्याला वाचवायचा प्रयत्न करा। मग ते म्हटले हो ठीक आहे आम्ही प्रयत्न करतो। पोलीस स्टेशनला त्यांनी सकाळी 6ला MLC दिली होती। तर पोलीसवाले तिथं 11 वाजता MLC घेण्यासाठी आले। आमची परत चक्कर झाली, त्यांना हजारे साहेब म्हणून होते, तर हजारे साहेब तिथे 11 वाजता आले। त्याच्यानंतर तिथून मी आलो, म्हणे मला तुम्ही आता 15-20 मिनटात या म्हणे आणि तुम्हाला मी FIRची कॉपी देतो। तर साहेब मी इथं आलं, तिथून मी पोलीस स्टेशनला आलो। पोलीस स्टेशनमध्ये आल्यामुळं मी काय केलं, आल्याच्यानंतर म्हणलं मी कॉपी द्या। तर म्हणलं नाही 1-1.5 तास लागतो, तुम्ही परत जाऊन या। म्हणलं नाही आम्ही बसतो इथं। तर साहेब मला यांनी 2 तासानंतर FIRची कॉपी दाखवली, फक्त दिली नाही। म्हणे जोपर्यंत आम्ही जळलेल्या व्यक्तीचे आम्ही जोपर्यंत ठसा घेत नाही अंगठाचा तोपर्यंत तुम्हाला कॉपी देत नाही। मग हे स्वतः घटनास्थळी जाऊन आले अगोदर, मला इथं बसून ठेवलं की आपण जाऊ म्हणून तिथं घटनास्थळ पाहायला। हे स्वतः हजारे साहेब, रामबुद्धवत साहेब आणि भोस साहेब हे स्वतः तिथे अगोदर जाऊन आले। जाऊन आल्याच्या नंतर ते इथं आले तर मला नंतर त्या रामबुद्धवत सरांनी सांगितलं
की अरे इथं थांब, मी जेवून येतो, आम्ही 15-20 मिनिटानंतर बरं आता तुम्ही पोलीस स्टेशनला आलाय, तुमच्या त्यात मागणी काय आहे तुमची नेमकं आता? तिला तात्काळ अटक करण्यात यावी. कोणाला? त्या लताला. ती माझ्या मला असं वाटते की ती पोलीस खात्यात असल्यामुळे हे सहकार्य पण करू शकतात. तर हे तो वारून आता 48 तास होऊन गेले जवळपास, तरीसुद्धा हे काहीच हालचाल नाही यांची. पोलीस लोक तिला पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न पण करू शकतात. हिम्मत गवई माझ्या मुलाला तिनं कॉल केला होता, म्हणजे तुम्ही सोमवारी या म्हणून. आणि तिनं काय केलं होतं, म्हणे तुमची गाडी, तुमचे डॉक्युमेंट सगळे देते. मग तो आला तिथून माझ्याजवळ, तर तिनं काय केलं, तिनं गोडीनं बोलून घेतलं. कोण? लता ससाने. तर गवई ते तिकडं ससाने म्हणतात, मी गवई बोलते. तर मग तिनं बोलून घेतलं, पोलीसमध्ये ती, आणि तिनं बोलून घेतलं. आणि बोलून घेतलं इथं. आणि तिचा प्लॅन होता, तिनं नवरात्रीला लग्न केलं, 2 महिने झाले. तिच्या आईबापाच्या संमतीनं म्हणा का तिच्या दबावावर म्हणा तिनं लग्न करून दिलं. आणि तिनं बोलून घेतलं ते लग्नावाला पोरगं. ती तिथं झोपेल होती. 2 मुली आईवडिलाच्या घरून सोडते आणि तिच्या पोरास राहते तार कॉलनीमध्ये. आणि तिनं नंतर मग त्यानं हात धरले आणि तिनं त्याच्या अंगावर डिझेल फेकलं आणि काडी लावली आणि धार लावून घेतलं, पेट्रोल फेकलं त्या अंगावर. आणि तिनं मग ते आत गेल्यावर तुम्ही फिरती दार उघड. दार उघडलं नाही तर पूर्ण दरवाजा काळा होईल येतो. आणि गेटवरून पहिल्या उडी मारून आला. तो गेटले ताला होता, तर तो कसा जाणार, जाळ इतका मोठा झाला होता. तो पहिला उंच पुरा माणूस पोहोचचा, लई उंच गेला जाळ, हरडत वरडत होता. मग तिनं काय केलं ना, शेजारी बाई उठली का दांगली, आणि त्या बाईनं टोपल्यानं पाणी फेकलं इजवलं. पण पोरं जागीच कोळसा झालं होतं. दवाखाना त्या बाईनं फोन केला पोलीसवाल्याले. ते पोलीसवाले आले, त्यानं आम्हाला 2 वाजता कॉल केला. पहिले मिलिटरीत इकडं केला जम्मू काश्मीरले, तर तो ड्युटी करून आला, झोपेल होता. 1:30 वाजता कॉल केला. आणि जम्मू काश्मीरले का घरी त्याला केला कॉल, त्यानं उचलला नाही. मग घरच्या मुलाचा नंबर दिला, तो आम्ही घरच्या मुलानं आम्ही तिघं माहिले का उठलो खरपण की बा कोणाचा कॉल आहे. तर मग मी पोलीसवाला बोलतो, जाधव सरांना फोन केला तर आम्हाला. मग आम्ही उठलो आणि पाहतो, घाबरलो आम्ही, काय झालं म्हणजे काय झालं, तुमचं नाव काय, त्यांना सांगलं अरुण हिम्मत गवई. त्यानं नाव सांगल्याच्या नंतर मग तुम्ही कोण बोलता, तर मग मी पोलीसवाला बोलतो. मग पोलीस काय झालं, कसं काय फोन केला तुम्ही, घाबरला. तर म्हणे तुमचा भाऊ रणधीर हिम्मत गवई का, तर हो बोलला हो. तर म्हणे त्यानं खूप भाजेल येतं, खूप जळेल येतं, तर तुम्ही म्हणे लगेच जसे असतात तसे निघून या. तर मुलानं 2-3 मुलं घेतले गावातले पुतणे, आणि तो मुलगा घेऊन आला. आणि नंतर इथं आल्यावर मग इथली प्रोसिजर त्याला माहिती आहे. इथली प्रोसिजर मला काहीच माहीत नाही. फक्त मुलगा भाजला एवढंच मला माहीत होतं. पण डोक्यापासून पायापर्यंत भाजला. मला न्याय मिळवून द्या बस. आता जे तुमची सून म्हणते ना तुम्ही, तुमची सून आणि सोबत राहत नव्हते का तेव्हा? ते तिनं हाकलून त्याला प्रॉपर्टी घेतली ना हिसकून. तिनं प्रॉपर्टी सगळी घेतली हिसकून. प्लॉट घेतला, गाडी तिच्याकडे हे डॉक्युमेंट सगळे येतं. तिनं काहीच दिलं ना त्याच्या संग, साधा मोबाईल पण नाही. आता तुम्ही पोलीस स्टेशनला आलात, तुम्ही तक्रार दिली आहे का आता? मग हो, तक्रार आता 302चा गुन्हा दाखल झाला. नाही, आता तुम्ही कशासाठी आले पोलीस स्टेशनला? मग ती पुली आमच्या पोरासंग फिरायला लागली, ते पोरगं इथून जायला लागलं. अरे मग आपल्याला न्याय भेटून राहायला काय एवढा फौजचा माणूस का बाईनं मारला ना. तिकडं जर फौजमध्ये गेला असता तर मला असं शहीद झाला असता. तर माझा मुलगा शहीद झाला, देशाच्या संरक्षणासाठी गेला. पण एका बाईनं फौजच्या रिटायरमेंट घेतली त्यांनी तिनं लावली होती. अच्छा, नाही रिटायरमेंट झाला तो, कारण त्याच्या कमरत जायले. कधी रिटायरमेंट कधी घेतली त्यांनी? 2020ला. सध्या रिटायरमेंट होते ते पेन्शनर म्हणून. त्याची पेन्शन पण सरती काढून घ्यायची. 23 तारखेला 20,000 काढून घेतले. आता म्हणजे सांगत होते की मी लग्न केलं ना, सोबत राहायचं नाही, तुमचं काय असेल तुम्ही देते तुम्हाला डॉक्युमेंट. पण तिनं काय केलं, ती म्हणजे तुमच्या किती आपल्या 2 मुली येतात, सुखाचा संसार करू, तू असं काढून केलं. त्या काय असं तू ते काढून दे, आपण दोघं सुखानं राहू. तुम्ही मला नकोच आहे, तुम्ही नको म्हणे, मला पाहिजेतच नाही म्हणे, मी पाहिजेतच नाही. मग त्याला वाटलं चला आपलं डॉक्युमेंट घेऊ. तिला गोडी प्रेमानं बोल 2 शब्द, त्याचं बयान आहे. पोलीस लोकांनी घेतलं, डॉक्टरनं घेतलं. सध्या माझा व्हिडिओ त्याचा, पण तिनं त्याचं काहीच ऐकलं नाही. ती म्हणजे तू बाबा नको म्हणजे. तिचा फोन आला मला म्हणे की गाडी गेली आहे म्हणे सोमवारी. तर मी आणला रात्रभर तिथं राहील, मग म्हातारा तिथं. आज सकाळीच गाडी घेऊन लगे पाठले आलं.
तर बसलो ती बाहेरच वर घरातली बाहेर बसलो ते 2 शब्द बोललो. मग ते पहिले ते दरवाजा मी आहे का नाही असा वाजवला होता ते लोक बाहेर खिचले होते ते आडोस पडोसचे. तर मी आणला आता नाही वाजवत. मग आली बा बाहेर म्हटलं तू तिथं तर ती बाहेर पण राहिली ती खुर्चीवर बसली. खुर्ची का कशावर बसली तिला माहीत. तर म्हणलं ती असं काऊन करायला लागली तू ऐको आहे आपल्याला 2 सोन्यासारख्या पोरी येतं आणि तू असं धंदे करशील तर मग कसं होईल. तर म्हणे मी मनाची मालकी नाही होईल. हो सगळेच मालकं आहेत ना पण तू असं नको करू. मग इच्छा म्हणे आणि तुमच्यावर कोर्टात केस टाकली. व ठीक आहे बा गाडी म्हणे म्हाताऱ्याकडे 1 चाबी देईल. तर मी म्हणलं नाही 2 चाब्या वाटतील मोठ्या गाडीच्या. तू वाटलं तर तू स्कूटी आणि मी ही गाडी तिथं पाहून दे म्हणते. मग गाडी घेऊन मी आणि मग कपडे लत्ते आधार कार्ड पॅन कार्ड आणि अजून ते डिस्चार्ज बुक ते सगळे डॉक्युमेंट मला पाहिजे. आणि त्या गळ्याची 1,20,000 बोलतील ती ना ते पण पाहिजे मला आता. हिनं मला म्हणलं हिनं लगे चोरून लगे मग अंगावर स्वेटर लागून चतवलं लगे दरवाजा पण ते टाकलं ना अंगात तिनं. ते तर झालं की मला जास्त लागेल नाही. सिंगापुर के राष्ट्रपति शुक्रवार को 2 दिवसीय ओडिशा यात्रा पर पहुंचे। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के साथ सिंगापुर और ओडिशा के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। कौशल विकास पारिस्थितिक तंत्र को और बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के कौशल विकास और तकनीकी शिक्षा विभाग ITE शिक्षा सेवा सिंगापुर के बीच थर्मन और मांझी की उपस्थिति में विश्व कौशल केंद्र में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निमंत्रण पर 14 और 18 जनवरी तक भारत की राजकीय यात्रा पर आ रहे थर्मन पिछले 10 वर्षों में भारत आने वाले पहले सिंगापुरी राष्ट्रपति हैं और राष्ट्रपति के रूप में उनकी यह पहली यात्रा है। हुबली में धारवाड़ प्रभारी संतोष लाड का बड़ा बयान सामने आया है, जहां L&T कंपनी का काम समय पर नहीं हुआ, जबकि उन्होंने दिसंबर तक पेयजल परियोजना पूरी करनी थी। हालांकि 70% इलाके को पर्याप्त पानी मिल रहा है, लेकिन जुड़वा शहरों में पेयजल व्यवस्था में अभी भी सुधार जरूरी है। संतोष लॉर्ड ने आगे क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। ಗೊತ್ತಿದೆ ರೀಸನಿಂಗ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಅನ್ರೀಸನಿಂಗ್ ಇದೆ. ನಾನು ಮಾತನಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ವರ್ಕು ಅವರು ಭಾಳ ಜಲ್ದಿನೇ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅದು ಕೇಸ್ ಆದಾಗಿಂದ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅಬ್ಸ್ಕಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಬಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲಿಂಗ್ ದೆಮ್. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನಾನು ಕಂಡಿದ್ದೆ. ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ತೆಗಿತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಮುಚ್ಕೊಂತ ಮತ್ತೆ ತೆಗೆದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಸರ್, ಈಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುವರ್ಣಗ್ರಾಮ ಅಂತ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 3G ರೋಡ್ ಬರ್ತದೆ, 4G ರೋಡ್ ಬರ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ 24/7 ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಆಮೇಲೆ ತರ್ತೀವಿ. ಮಗ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರೋಡ್ ಹೊಡಿಬೇಕು. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಜ ಇದೆ, ಅದೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಿಂಗೆ ಎದ್ದುಕೊಂಡು ಕುಂಟ್ಕಂತಾನೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಾಣಿದ್ದೀವಿ. ಇದರಿಗೆ ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಅಂತಲ್ಲ, ವಿ ಆಲ್ ಇನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿ ಆರ್ ಫೇಲ್ಡ್. ಈಗ ನಾವು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರೋಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದೊಂದೇ ದೇಶ, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿನ್ ವೆರಿ ಡ್ರ್ಯಾಗಿಂಗ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ಲಿ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಚಿವರು, ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರು, ಕಳೆದ ಸರ್ಕಾರ, ಈ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಬಹುತೇಕ ಇನ್ನೊಂದು 5-6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 60-70% ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಈಗೇನಾಗಿ ಸರಿಯೋ ತಪ್ಪು L&T ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಸಚಿವನಾದ್ಮೇಲಿಂದ ಸುಮಾರು 7-8 ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಆವ್ರೇಜ್ ಎವ್ರಿ 2 ಮಂತ್ಸ್ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರು, BJP ಶಾಸಕರಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಾವಾಗ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನು ನಾವೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಭಾಳಷ್ಟು ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಈಗ ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ ಆಗಿದೆ. ಏನೋ ವೇಗದ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಮಗೇನು ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ಗೆ ಅವ್ರು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ.
ಭವಿಷ್ಯ ಇನ್ನೊಂದು 4-5 ಮಂತ್ಸ್ ಐ ವುಡ್ ಆನೆಸ್ಟ್ಲಿ ಬಿ ಐ ಶುಡ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಆನೆಸ್ಟ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಹುತೇಕ ಇನ್ನು 5-6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 100% ಆಗಲಿದ್ರು ಕೂಡ 70-80% ವಾಟ್ರು ಈ ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. यूपी के लखनऊ शहर वासियों को जल्द ही मुफ्त बिजली योजना का लाभ मिलेगा। नगर निगम मुख्यालय में महापौर और नगर आयुक्त के नेतृत्व में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना पर विचार गोष्ठी आयोजित की गई। इस योजना के तहत 2 किलोवाट तक 90,000 रुपए की सब्सिडी और 3 किलोवाट पर 1,90,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। साथ ही विभाग के सहयोग के लोग वेंडर भी बन सकते हैं। यूपी नेडा के सचिव ने बैठक में आए सभी पदाधिकारियों से योजना में सक्रियता दिखाने और लोगों को जागरूक करने का आग्रह किया। सापेक्ष लगभग 45,000 की सब्सिडी है हमारी, और 2 किलोवाट पे 1,20,000 के सापेक्ष लगभग 90,000 सब्सिडी, और 3 किलोवाट के सापेक्ष 1,08,000 सब्सिडी। इसमें आप हमारे यहाँ पैनल वेंडर भी बन सकते हैं, और वेंडर बन के आप अपने घर परिवार या अन्य लोगों के साथ इस योजना से जुड़ के लाभ कमा सकते हैं। डिटेल जानकारी के लिए आप पीएम सूर्य घर पोर्टल को जरूर एक्सेस करें, उसमें सभी जानकारियां हमारी दी गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक बात और करना चाहेंगे, जैसे जो गरीब तबके के लोग हैं या जिनके पास इतना अमाउंट नहीं है, वो कैसे इस योजना का लाभ ले सकेंगे? इसमें सभी वर्ग के लोगों का ध्यान रखा गया है। इसमें पीएम सूर्य घर के डेडिकेटेड पोर्टल के साथ एक जनसमर्थ पोर्टल जोड़ा गया है, जिसपे सभी बैंक हमारे जुड़े हुए हैं, और 3 किलोवाट तक जो हमारे कोई भी कंज्यूमर्स हैं जो लोन यदि चाहते हैं तो 7% की फिक्स दर पर बिना किसी बंधक या कोलेट्रल के उनको लोन दिया जा सकता है। और इसके लिए बैंकर्स की एक कमेटी, स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी बनाई गई है, जो इस बात को सुनिश्चित करती है कि सभी को लोन सुगमता से दिया जाए और वो इस योजना का अधिक से अधिक लाभ पा सके। सर, किस आधार पर लोन दिया जा सकता है? ये आपकी कनेक्शन क्षमता के आधार पे, जैसे 1 किलोवाट का अगर आपने सोलर प्लांट लगाना है तो 60,000 के इंडिकेटिव प्राइस के सापेक्ष आपको 60,000 का लोन होगा। और पहले माह ही, अच्छी बात है कि पहले माह ही आपको सेंट्रल सब्सिडी जो 30,000 और स्टेट सब्सिडी 15,000 वो मिल जाती है, और जिससे कंज्यूमर अपना 60,000 के लोन के अगेंस्ट 45,000 लोन बैंक में चुका देता है, और फिर 15,000 की जो EMI है उसी पे उसको आगे देना रहता है। तो ये बेहद सुगम है, और आप इसके लिए जनसमर्थ पोर्टल या हमारा पीएम सूर्य घर पोर्टल या जिले स्तर पे जो LDM है या स्थानीय स्तर पे जो ब्रांचेस हैं उनसे संपर्क करें। सर, कोई नंबर भी जारी हुआ है इसका? टोल फ्री नंबर 155-243 है, जिसपे आप कॉल कर सकते हैं, या हमारी जो यूपी नेडा के ऑफिसेस है हर जिले में, विकास भवन में हमारे PO नेडा बैठते हैं, प्रोजेक्ट अफसर हैं, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे जो 1820 इम्पैनल वेंडर है इस योजना के तहत, वो लगातार लोगों से संपर्क करें, आप उनके माध्यम से भी इस योजना में जुड़ सकते हैं, या हमारे विभूति खंड ऑफिस में भी आप आके इस योजना से एवं यूपी नेडा के अन्य सभी प्रोग्रामों के संबंध में हमसे जानकारी। सर, लगता है ये सोलर पैनल जो है, ये जो इलेक्ट्रिसिटी की जो क्राइसिस या जो बढ़ती हुई कंजम्पशन है उसको ये निर्धारित रूप से पूरा करने में, देखिए, ये नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार के मैंडेट है, उसके क्रम में ये हम इस योजना को भारत सरकार ने लॉन्च किया, उसके क्रम में लोग इससे ज्यादा से ज्यादा जुड़ रहे हैं। जैसे आपको मालूम है कि 2047 तक 1/3 और 2070 तक नेट जीरो की बात है, उसी क्रम में ये सारी चीजें हम कर रहे हैं, जैसे कि घरों पे सोलर रूफटॉप, ट्यूबवेलों का सोलराइजेशन, या जो हमारे सब स्टेशन है उनका सोलराइजेशन, या सोलर पार्क लगा के हम नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादित कर रहे हैं, या जो बड़ी बड़ी लेक्स हैं उनमें हम फ्लोटिंग सोलर लगा रहे हैं, या नहरों पे सरफेस काइनेटिक्स के माध्यम से इस सोलर को बढ़ावा दिए जाने की बात है। तो तमाम योजनाएं हैं जो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा को आगे बढ़ाए जाने के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार की अपनी प्रतिबद्धता को स्थापित करती है। सर, गवर्नमेंट बिल्डिंग लगाई जाएंगी क्या? गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के लिए भारत सरकार का मैंडेट है, जिसके क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने स्तर पे सभी शासनादेश जारी किए हैं, जिसके क्रम में सभी सरकारी और अर्ध सरकारी बिल्डिंग्स को सोलराइज करने का प्रावधान है, और उसके क्रम में सबसे पहले प्रदेश के सभी जनपदों में जो जनपद स्तर पर जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं उनका चयन करते हुए हम कर रहे हैं। लखनऊ में लगभग 6 से 54 बिल्डिंग्स का चयन किया गया है, जिनका सर्वे हो रहा है, और उनके विभागों से बात करके PPA के माध्यम से हम वहाँ पे सोलराइजेशन का काम करेंगे। थैंक यू। चंदौली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां SDM दिव्या ओझा चकिया की छापेमारी से खुली पोल। SDM ने बिना लाइसेंस चल रहे आरा मशीन पर मारा छापा। मौके से सागौन और आम की भरी मात्रा में लकड़ी हुई बरामद।
मौके से एक व्यक्ति को किया गया गिरफ्तार। वन विभाग ने आरा मशीन और बरामद लकड़ी को किया सीज। महीनों से चल रहा था अवैध लकड़ी का खेल। चकिया नगर स्थित वार्ड नंबर 9 दुर्गा मंदिर के समीप का है मामला। चकिया रेंज के अंतर्गत वार्ड नंबर 9 चकिया में छापा मार करके एक घर में अवैध आरा मशीन चल रहा था, उसको सीज किया गया है और धर्मेंद्र सन ऑफ राजेंद्र को गिरफ्तार किया गया है और उनके यहाँ से 2 बोटा सागौन और 228 पीस आम का चिरान और 46 पीस सागौन का चिरान जब्त किया गया। हुगली में जिला प्रभारी मंत्री संतोष लाड ने कहा कि मुख्यमंत्री और केपीसीसी अध्यक्ष के चयन का निर्णय हाईकमान करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि दलित को मुख्यमंत्री बनाना या नहीं, इसका जवाब वह नहीं देंगे। पार्टी में कोई असमंजस नहीं है और जिस मुद्दों पर जितेंद्र होली ने बात की वह उनकी व्यक्तिगत राय है। ಅಲ್ಲ, ಇದು ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ನನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತೀರ್ಮಾನ ಹೈಕಮಾಂಡೇ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ತಾವು ಕೇಳಬೇಕು. ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಗೊಂದಲ ಇದೆ? ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಗೊಂದಲ? ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮಿಕ್ಸಿ ತರಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಬೇಡ ಬೇಕಂತಾರೆ, ಏನು ಗೊಂದಲ ಅದು? ಏನು ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಏನು ಒಂದು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ? ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಯಾರು ಹೇಳಿದಾರ ಮಾತು? ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಸಾಹೇಬ್. ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಮುಗಿತಲ್ಲ. ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ? ನೀವು ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಹೌದು, ನೀವು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಈಗ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೇಕು ಅಂತ ಶಿವಣ್ಣ, ಅದು ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಅಲ್ಲ, ಅದು ಇಟ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿದಲ್ಲ. ಪಾರ್ಟಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಸಾಹೇಬರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅದು. ಸೊ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನೇ ಕೇಳಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರು. ಅವ್ರು ಯಾವ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಯಾವ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾರೆ ನನಗೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಗುರ್ತು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನೇನು ಹೇಳೋಕೆ ಹೋಗೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ತಪ್ಪರ್ಥ ಆಗೋದು, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೌಂಟರ್ ಕೊಡೋದಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಸಚ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ರಾಜ್ಯದೊಳಗೆ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ. ಬೀದರ್ದೊಳಗೆ ಹಾಡುವಾಗಲೇ ಹಣ ಒಯ್ತಾ ಇರೋದು, ಶೂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಿದ್ರೆ ಒಂದು ಈ ಥರದ್ದು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಈ ಥರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸರಿಯಲ್ಲ ರವಿ ಅವ್ರು. ಯಾಕೆ ನಾನು ಸೊ ಮೈ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಟು ಯು ಇಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಈ ಥರ 7 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕಿಂತ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತಿರ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಣ್ಣ ಕೇಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಈ ಯಾವುದೇ ಕೇಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಕಾನೂನಿನ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಷ್ಟೇ. ಸಣ್ಣ ಕೇಸಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೇಸು ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕೇಸು ಆಗಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಕೇಸ್ ಇದನ್ನ ನಾನು ಯಾವುದನ್ನ ಕೇಸನ್ನು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಈ ಥರ ಆದಾಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಈ ಥರ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಡಿನೈ ಇಟ್ ಸರ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೆಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಈ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೇಸ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತಿರ್ತವೆ. ನೀವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾನೂನನ್ನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಕಾನೂನು ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕಾನೂನು ಇರ್ತದೆ. ಕ್ರೈಮ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್. ಈವನ್ ಇನ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಯು ಗೋ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ರೈಮ್. Even you come to London also there is a crime. So crime is a part of a society for which government is definitely going to react to it. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಅಂತರ ಇದೆಯಾ? ಗೊಂದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆಡಳಿತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಅಗ್ರಿ ಟು ಇಟ್. ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಮಂಜಸವಾಗಿದೆ, ಬಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗೆ ಆ ಥರದ್ದೇನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಅವರು ನಾಳೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ನಾಳೆ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಸಾಹೇಬರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ನಮ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಭಾರತ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ 21ನೇ ತಾರೀಕು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು, ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಕಡೆ ಭಾಗದ 4-5 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಸೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾಳೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದೆ, ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನೀವೇ ನನ್ನ ಎಸ್ಸೆಲಿ ಕೇಳ್ತೇವೆ ಸರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಬಂದರೂ ಅದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಎಸ್ಸೆಲಿ ಹೇಳೋಣ ಸರ್, ಈ ಪವರ್ ಶೇರಿಂಗ್ ವಿಷಯ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ನೀವು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ನನ್ನ ಕೇಳಿ ಸರ್, ನನ್ನ ಯಾಕೆ ನೀವು ಹಂಗೆ ಕೇಳ್ತೀರಂತ. ಅಲ್ಲ ರೀ, ಈಗ ಯಾರು CM ಆಗಬೇಕು, ಯಾರು ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ, ಈಗ ದಲಿತ್ CM ಆಗಬೇಕು, ದಲಿತ್ CM ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಈ ವಿಚಾರಗಳು ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ.
ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಉತ್ತರ ನನಗೆ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ದ ಹೈಕಮಾಂಡ್. ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. CLP ಒಳಗೆ ನೀವು ಯಾರು ಪರವಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಎತ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಶಿವ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಸಿಗಿಸ್ಬೇಕು. ಗಂಟ್ಲು ಹೋಗಿದೆ. ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಮ್ಮ. ಅಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ. ಸರ್ ಇದು ಆಸ್ತಿ ಮೇಳ यूपी पुलिस की मुठभेड़ को लेकर विपक्षी दल अक्सर सवाल उठाते आए हैं। अब पूर्व आईपीएस अधिकारी ने पुलिस मुठभेड़ों पर संदेह करते हुए डीजीपी से शिकायत करते हुए मांग की है। आजाद अधिकारी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने लखनऊ निवासी राजीव श्रीवास्तव की पिछले 8 महीनों में 3 बार हुई कथित पुलिस मुठभेड़ों पर सवाल उठाए हैं। अमिताभ ठाकुर ने इन मुठभेड़ों को फर्जी बताते हुए पुलिस महानिदेशक से निष्पक्ष जांच की मांग की है। मुझे एक ऐसा संदर्भ प्राप्त हुआ है जिसमें कथित रूप से एक ही व्यक्ति फैजुल्लागंज निवासी राजीव श्रीवास्तव को लखनऊ पुलिस ने पिछले 8 माह में 3 बार पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लूट का सामान बरामद किया है। इसमें 6 जून को उनके बाएं पांव पे गोली लगी, 25 अक्टूबर को मुठभेड़ में गिरफ्तारी हुई और अब 15 जनवरी 2025 को उनके दाहिने पांव पे गोली लगाकर मुठभेड़ हुआ है। तीनों मामलों में उनके पीछे बैठा व्यक्ति फरार हो गया, जो दोबारा पकड़ा नहीं गया। प्रथम दृष्टया ये तीनों मुठभेड़ अत्यंत संदिग्ध हैं, अतः मैंने डीजीपी उत्तर प्रदेश से इन तीनों कथित मुठभेड़ की जांच कराते हुए समुचित कार्रवाई की मांग की है। हरियाणा के पंचकुला में बंदर घाटी सेक्टर 23 पंचकुला पर हुए एक्सीडेंट में 18 वर्षीय युवक की जान चली गई। बाइक सवार मृतक की पहचान विनोद के रूप में हुई है, जो अपने परिवार के साथ गांव मोगीनंद पंचकुला में किराए पर रहता था। एक्सीडेंट होने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया। हाँ जी, कमल जी, तो क्या हुआ सर यहाँ पर? यहाँ पे लड़का आ रहा था जो काम के लिए जा रहा था सुबह। हाँ जी, एक्सीडेंट हो गया, ऑन द स्पॉट ही खत्म हो गया वो। क्या कितनी उम्र थी लड़के की सर? 18। आधार कार्ड में देखना पड़ेगा उसका। अच्छा, आप कौन है जी? ये पापा है उसके। पापा कहाँ रहते हैं जी आप? मोगीनंद में रहते हैं। हाँ जी, मोगीनंद किराए पे रहते हैं। मोगीनंद में। अच्छा, तो अभी किस टाइम की बात है ये? ये सुबह 9 बजे की बात है। 9 बजे की। तो आपको क्या, आप लोगों को कैसे पता लगा? हमें फ़ोन किया था कि भाई ऐसे ऐसे ख़त्म हो गया, और आगे फिर आए हम, और आगे नाका लगा है, उधर भी नहीं पता चला उनको। वो कह रहे पता नहीं हमारे को कहाँ। तो कैसे एक्सीडेंट हो, कुछ लगा पता उसका? नहीं, ये तो नहीं पता। हम तो घर पे थे, हम तो घर पे थे। अभी बाइक ली थी इन्होंने, नहीं। अच्छा, नई बाइक है। बाइक काम पे जा रहा था ये। ठीक है, बाइक कहाँ पर है? पुलिस वाले ले गए। तो आप लोग अभी कहाँ जा रहे हैं? अब हम लोग जा रहे हैं 6 में जा रहे हैं। 1 घंटे में एम्बुलेंस आई। 1 घंटे के बाद? हाँ, तो आप किसने कॉल किसने करी थी? कुछ फ़ोन कर लिया, पुलिस वालों ने भी, SHO ने भी, सब ने फ़ोन कर लिया, मगर एम्बुलेंस नहीं आई। 1-1.5 घंटे के बाद में आई है। 1.5 घंटे के बाद? तो तब तक ये लगा लो आप 15-20 मिनट हुए। अच्छा, अभी ले गए। तो वैसे थोड़ा बहुत बच भी सकता था। ठीक है, हम आ जाते टाइम तो हमें हाथ में उठा के ले जाते उसको। पुलिस वाले फ़ोन करी जा रहे हैं, वो आ ही नहीं रहे कोई। तो पुलिस के आने के बाद भी नहीं आई? नहीं आई, पुलिस वालों ने, सारे स्टाफ ने फ़ोन कर लिया। उठा ही नहीं रहा, आई नहीं रही, क्या करें। ठीक है जी सर, क्या नाम है जी आपका? मैं इंस्पेक्टर रामपाल सिंह, SHO चंडी मंदिर। रामपाल जी, एक बंदर घाटी पे एक एक्सीडेंट हुआ है, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। आज सुबह थाने में 9:20 के करीब सूचना प्राप्त हुई थी कि ऐसे बंदर घाटी के पास में कोई एक्सीडेंट हो गया। तो मौके पे पुलिस पहुंच गई थी। बॉडी को, बंदे की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, कोई अनोन व्हीकल मार के चला गया उसको। तो हॉस्पिटल में खा के आगे कार्रवाई कर रहे हैं। उम्र कितने का लगे कुछ आइडिया था उसे? और पता कहाँ का? 18 या 19 साल का कोई यंग लड़का था। तो कहाँ का रहने वाला है? ये इधर ही अपना पंचकुला मदनपुर साइड का रहने वाला है। ये किस तरफ से आ रहा था? ये अपना मेन हाईवे की तरफ से, अपना सेक्टर 23 की तरफ, जो डंपिंग ग्राउंड की तरफ जा रहा था। तो बीच रास्ते में ही इसका एक्सीडेंट हुआ। तो अभी जिस व्हीकल से कोई एक्सीडेंट हुआ उसको कुछ लगा सकता है क्या? फिलहाल नॉन व्हीकल है, बाकी कैमरे वगैरह चेक कर रहे हैं। धारवाड़ जिले के कलघट्टी शहर में संतोष लॉर्ड फाउंडेशन द्वारा एक बृहत रोजगार मेले का आयोजन किया गया।
इस मेले का उद्घाटन गारंटी योजना के जिला अध्यक्ष SR पाटिल ने किया। उन्होंने इस पहल को युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर बताते हुए फाउंडेशन के प्रयासों की सराहना की। कलघट्टी तालुका ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष मंजूनाथ मुरली ने जानकारी देते हुए बताया कि इस रोजगार मेले में 40 से अधिक प्रमुख कंपनियों ने भाग लिया। हरियाणा की भाजपा नेता वृंदा शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भाजपा प्रदेशाध्यक्ष के खिलाफ एक महिला ने षड्यंत्र के तहत मामला दर्ज करवाया है। आगे उन्होंने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। पिछले चंद दिनों से बीजेपी के माननीय प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जी के विरुद्ध किसी महिला ने एक षड्यंत्र के विरुद्ध जो आरोप लगाए हैं, उन आरोपों की निंदा करने के लिए हम सब महिलाएं यहाँ एकत्रित हुई हैं और हमारे संगठन की संपूर्ण महिला शक्ति माननीय मोहनलाल बड़ोली जी के साथ है। क्योंकि महिला ने जिस प्रकार से महिला ने बताया कि घटना जुलाई की है और FIR दिसंबर में दर्ज कराई गई, तो इतना लंबा गैप खुद महिला की बातों पर उनकी मंशा पे एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है। दूसरा, जिन महिला साथी का उन्होंने नाम लिया था, कल की प्रेस वार्ता में उन महिला साथी ने भी साफ मना कर दिया है कि उनका मोहनलाल बड़ोली जी के साथ या किसी इस प्रकार की घटना से उनका कोई संबंध नहीं है। तो हम उस महिला का और उस महिला ने जिस किसी के कहने पर, जिस किसी के पुशअप करने पर ये सारा षड्यंत्र रचा है और मोहनलाल जी की इमेज को नकारात्मक तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है, उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और हम माननीय मोहनलाल बड़ोली जी के साथ हैं। और साथ में आप एक बात और भी देखें, मोहनलाल बड़ोली जी का सार्वजनिक जीवन बहुत लंबा जीवन रहा है। सार्वजनिक जीवन में आज तक उन पर कोई भी आरोप प्रत्यारोप किसी भी प्रकार के नहीं रहे हैं और इस चुनाव में भी 36 बिरादरी को, महिलाओं को, पुरुषों को, सभी को साथ लेके चले हैं। मैं खुद उनके इलेक्शन में विधानसभा चुनाव में कई बार उनसे मुलाकात हुई है। अन्य महिलाओं के साथ उनका व्यवहार मैंने देखा है, एक बहन बेटी की तरह ट्रीट करते हैं। तो किस प्रकार एक महिला एक षड्यंत्र के तहत उनकी छवि को खराब करने में लगी हुई है, हम उसकी कड़ी से कड़ी शब्दों में हम निंदा करते हैं। इसमें मैं अब और क्या कह सकती हूँ, जो गलत है चाहे वो कोई भी हो, बीजेपी से बिलोंग करता हो या कांग्रेस से, गलत है। इतने बड़े बात कहने से पहले कांग्रेस को खुद का चरित्र का भी आकलन करना चाहिए। इतने सारे कांग्रेस लीडर्स रहे हैं जिनके खिलाफ बहुत सारे आरोप दर्ज हैं, तो पहले खुद का चरित्र आकलन करे, फिर उसके बाद दूसरे पे आरोप लगाना। तो भी कोई व्यक्ति इसके पीछे है, चाहे वो भाजपा से ही संबंधित है या फिर कोई बाहरी व्यक्ति है, हम इस षड्यंत्र की निंदा करते हैं, चाहे किसी के द्वारा भी रचा गया है। जांच हो, बिल्कुल जांच हो। हम भी कह रहे हैं जिस प्रकार से अभी तक तथ्य हमारे सामने आए हैं, उन तथ्यों के आधार पर हम ये कह रहे हैं कि जो भी दोषी है उसे सजा मिले। और इन तथ्यों के आधार पर अभी तक जो महिला जिन्होंने ये आरोप लगाए हैं, आरोप बेबुनियाद लग रहे हैं। आप सभी के सामने है ये सारी बातें। मैं सभी महिलाओं तक एक संदेश देना चाहती हूँ कि यदि किसी भी महिला के साथ इस प्रकार की कोई भी घटना घटित होती है, अपने परिवार वालों के सामने समक्ष इस बात को रखे, परिवार को कॉन्फिडेंस मिले, तत्काल प्रभाव से FIR दर्ज कराए। इसमें किसी से डरने या दुबकने की आवश्यकता हमें नहीं। पहले भी जो खेल मंत्री रहे थे संदीप सिंह, उन पर भी आरोप लगे थे, जांच कमेटी बनाई गई थी, उस समय आपने प्रेस वार्ता नहीं की, उसमें खिलाड़ी सामने आई थी, आरोप लगाए थे, ब्रजभूषण पर भी आरोप लगे थे। देखिए, जब ब्रजभूषण जी के खिलाफ आरोप लगे थे उस समय मैं खुल के विनेश फोगाट जी के समर्थन में आई थी। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और अपनी बात को रखा था। जहां गलत है हम महिलाओं के साथ हैं, और जहां यदि महिला होना हमें यह अधिकार नहीं देता है कि हम किसी भी हम किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध आरोप लगाएंगे। बड़ोली जी गिल्टी मिलते हैं तो आप उसके फेवर में जाएंगे या फिर भी उनको ग्रीन सिग्नल देना चाहेंगे? नहीं सर, ऐसा नहीं है। उनका इतना लंबा सार्वजनिक जीवन रहा है, पारिवारिक आदमी है और अपने घर गृहस्थी से संपूर्ण है हर तरीके से। मैडम, वो तो जांच का विषय है ना। जांच का विषय है, जांच की जाए जी, जांच की जाए, जो दोषी है उसको जो सजा मिले। जांच की जाए, जो दोषी है उसे सजा मिले, क्या कोई मिले, चाहे महिला है तो उसे भी कड़ी से कड़ी सजा मिले। यदि महिला दोषी है तो उसे भी कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि कोई भी महिला मेरे भाइयों के खिलाफ या किसी भी पुरुष के खिलाफ इस तरीके के निष्पक्ष निराधार आरोप ना लगाए। 100 बार सोचे किसी की भी जिंदगी पर लांछन लगाने से। क्या रीजन मानते हैं?
ये तो जी महिला की मंशा के ऊपर डिपेंड करता है कि वो फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए पैसों के लालच में कर रही है, उनको किसी अन्य प्रकार का प्रलोभन दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की तहसील बेहट क्षेत्र के गांव दयालपुर में एक घर में रखे सिलेंडर में अचानक आग लग गई, जिससे गांव में अफरा तफरी मच गई। आग की सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों और फायर ब्रिगेड ने किसी तरह आग पर काबू पाया। तब कहीं जाकर ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। उत्तर प्रदेश के बरेली में से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पाकिस्तानी महिला ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के जरिए सहायक अध्यापक की नौकरी पा ली। यह वाकया बरेली के फतेहगंज पश्चिम क्षेत्र के सुमाइला खान सरकारी प्राथमिक विद्यालय माधोपुर में सामने आया है। जांच में जब पता चला कि महिला ने जो निवासी प्रमाण पत्र जमा किया है वो फर्जी है, तो हड़कंप मच गया। मामले की एफआईआर दर्ज करा दी गई है और पुलिस सभी तथ्यों की जांच कर कार्रवाई करेगी। उत्तराखंड में हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा जनपद में आपराधिक गतिविधियों में सम्मिलित अपराधियों, गौ तस्करों और असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाए जाने हेतु पुलिस टीम को निर्देशित किया गया है। इसके अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली लक्सर द्वारा गन्ने के खेती से 127 किलो गौमांस, गौकशी उपकरण और एक मोटरसाइकिल बरामद कर जब्त की गई है, जबकि गौकशी करते 5 आरोपी पुलिस टीम को देखकर मौके पाकर फरार हो गए। पुलिस टीम ने उप निरीक्षक करमवीर सिंह, हेड कांस्टेबल सूरवीर सिंह और कांस्टेबल संदीप रावत शामिल रहे। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, लेकिन फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। पौड़ी पुलिस का थाना पैठाणी पर स्थानीय महिला ने सूचना दी कि उनकी पुत्री के साथ उत्तम सिंह नेगी ने जोर जबरदस्ती कर उसके साथ दुष्कर्म किया गया और उसकी अश्लील वीडियो बनाकर इंटरनेट पर वायरल कर दी, जिस संबंध में थाना पैठाणी पर अभियुक्त में कई धाराओं में केस दर्ज किए गए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय पौड़ी लोकेश्वर सिंह ने मामला महिला के साथ दुष्कर्म संबंधित होने के कारण अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी करने के निर्देश दिए। खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से है, जहां निकाय चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी दीपक नौटियाल के समर्थन में महिला शक्ति मैदान में उतर आई है। उनके प्रचार अभियान में सैकड़ों की संख्या में महिलाओं को देख अन्य प्रत्याशियों के हौसले पस्त नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि दीपक नौटियाल पूर्व में बीजेपी के ही कार्यकर्ता रहे हैं और जो बीजेपी से टिकट न मिलने पर अब निर्दलीय चुनावी मैदान में हैं। संतोषी। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर, कैसा माहौल है नवोदय नगर में? बहुत ही अच्छा है सर, क्योंकि ये सारी नारी शक्तियाँ इकट्ठी हैं। तो ये नारी शक्तियाँ इसलिए इकट्ठी हैं कि इनका साथ दिया है नौटियाल भाई जी ने, साथ में मैं भी हूँ नवोदय नगर का। इन्होंने बहुत बिना पद कर रहे ही कार्य किया है और आगे भी ये भैया हमारा साथ जरूर देंगे। जो पिछली बार यहाँ विधायक जी थे, वो सभासद जी थे, उन्होंने काम कैसा किया करवाया है? पता ही नहीं है सर मुझे तो उनके काम के बारे में कुछ कराया कि नहीं कराया उन्होंने, उनके बारे में। तो आप किसको वोट देना चाहते हैं? हम तो देखिए सर, हमारा स्टेटस तो यही है। क्या नाम है आपका? रीना तोमर। तो आप किसको इस बार जिताना चाहते हैं? दीपक नौटियाल। दीपक नौटियाल। भाजपा को वोट नहीं देंगे आप? देंगे सर,
उन्होंने हमारे सुख दुख के साथ दिया है। वो हमेशा आपके साथ खड़े रहे। क्या नाम है आपका? आप ये बताएंगे कि चुनाव में इस बार किसको जिताना चाहती हैं आप लोग? हम श्री दीपक नौटियाल जी। दीपक नौटियाल जी, क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति हैं कि पूरे समाज में सबके साथ, छोटे बड़े चाहे बुजुर्ग हो चाहे कोई भी समाज का हो, सबके साथ अच्छी तरह से रहते हैं। और यहाँ विकास कार्य किसने करवाए हैं? विकास इस समय आज तक विकास नौटियाल जी के द्वारा ये विकास हुआ है। चेयरमैन कितने रहे हैं? हाँ, वो चेयरमैन वो भी ठीक है, मतलब जो पहले वाले वो भी ठीक थे। नाम आपका? तारानगर गोटी। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर सभासद किसको बनाएंगे आप? दीपक नौटियाल जी को बनाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि बगैर पद के ही जब भैया ने हमें इतना सपोर्ट दे रखा है, 10-12 साल उन्होंने हमारे साथ दिन रात दुख सुख में हमारे साथ शामिल हैं, तो हम तो इस बार दीपक नौटियाल जी को ही वोट देंगे। ये हमारा स्टेटस है और सारी महिला शक्ति हमारे साथ है, हम इनको ही जिता के रखेंगे, दम तभी ही लेंगे। हाँ, आपका नाम क्या है? दीपक किसको वोट देंगे आप? दीपक नौटियाल जी के। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारा हर चीज़ में साथ दिया है, हमारे सुख दुख में, और तो कोई आते नहीं है। नौटियाल जी जब भी हम कुछ भी काम होता है, और हमारे पीछे जो मतलब हमारे चांदनी चौक में तो अभी रोड भी उन्होंने ही मतलब बनवाई है, हर सुख दुख में हमारे साथ आते हैं। पिछली बार किसको वोट दिया था आपने? पिछली बार भी हमने टोपी को ही वोट दिया था। अच्छा। बस मतलब सभासद उनको दिया था, सैनी जी को। हम तो उनको उसके बाद आए भी नहीं, पीछे आए थे पहली बार जब वोट मांगने आए थे, उसके बाद उनकी शक्ल देखी भी नहीं हमने कभी। मतलब सभासद जी ने कोई काम नहीं करवाया? नहीं, हमने तो देखा ही नहीं। स्थानीय नगर निकाय चुनाव और ड्रग फ्री देवभूमि मिशन 2025 के दृष्टिगत उत्तरकाशी पुलिस अधीक्षक सरिता डोभाल के निर्देश पर उत्तरकाशी पुलिस द्वारा अवैध नशे, मादक पदार्थों और अवैध गतिविधियों की रोकथाम के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत बड़कोट पुलिस ने सिकंदर नाम के युवक को अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने युवक के पास से 10 ग्राम स्मैक बरामद किया, जिसकी कीमत लगभग 3 लाख बताई जा रही है। उत्तराखंड की कोतवाली पुलिस पौड़ी ने चोरी में सम्मिलित अभियुक्त अभिषेक नेगी को चोरी के माल सहित कंडौलिया रोड से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शुदा अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार चोर नशे में पूर्ति के लिए चोरी की घटनाओं को अंजाम देता है और पूर्व में भी कई बार जेल जा चुका है। पुलिस टीम ने वरिष्ठ उप निरीक्षक वेदेंद्र प्रकाश, उप निरीक्षक महजानुद्दीन, मुख्य आरक्षक दिनेश नेगी और आरक्षक दिगंबर शामिल रहे। खबर उत्तराखंड के उत्तरकाशी से है, जहां होने वाले निकाय चुनाव में भाजपा के नगर पालिका अध्यक्ष पद के प्रत्याशी किशोर भट्ट ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने उत्तरकाशी शहर के प्रमुख समस्याओं को उनके समाधान के लिए अपनी बात रखी। वहीं विधायक सुरेश चौहान और पूर्व विधायक विजयपाल सिंह सजवाण ने भी किशोर भट्ट को विकास का आधार बताया। लगातार उत्तरकाशी को अच्छा बनाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं और आज हमारे बीच जो हमारे जिनकी प्रेस वार्ता थी, जो हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष कैंडिडेट हैं किशोर भट्ट जी, लगातार जनता का अपार जन समर्थन हमको मिल रहा है और जो हमने यहाँ पे घोषणा पत्र है, वो घोषणा पत्र पर हम मिलकर और हमारे साथ किशोर भट्ट जी माननीय मुख्यमंत्री जी का लगातार हम इस पर काम कर रहे हैं। इसलिए हम दावे के साथ कह रहे हैं कि जो ये विजन पत्र बनाया गया है, जो घोषणा पत्र बनाया गया है, इससे उत्तरकाशी नगरी का कहीं ना कहीं एक इतिहास बदलेगा। और मैं उत्तरकाशी की महान जनता से निवेदन और अनुरोध करना चाहूँगा कि ये वोट हम उत्तरकाशी को अच्छा करने के लिए, कि ताकि देश और विदेश में, जहाँ देश और विदेश का तीर्थाटन पर्यटन हमारी गंगोत्री और यमुनोत्री में आता है, यहाँ से फिर बद्रीनाथ केदारनाथ जाते हैं। मुख्य पड़ाव है गंगोत्री और गंगोत्री की हॉट सीट है बाड़ाट से हमारे जो प्रत्याशी हैं हमारे भाई किशोर भट्ट जी, कोई संगठन आज हमारे तमाम देवतुल्य कार्यकर्ता मन से किशोर भट्ट जी के लगे और जनता का, जब हम गली गली में जगह जगह जा रहे हैं तो जनता का जन समर्थन मिल रहा है। और हमारा भी जनता से यही निवेदन है कि जिस ईमानदारी से हम काम कर रहे हैं, हमारी सरकार काम कर रही है, मेरा ये निवेदन है कि वास्तव में अगर आपको इस नगरी की पीड़ा है तो
इस नगरी को अच्छा बनाने के लिए आप सबका जो वोट है वो कमल के सामने का बटन दबाकर भाई किशोर भट्ट को भारी बहुमत से आप विजय बनाएंगे। सबका आभार व्यक्त करता हूँ। जिस प्रकार से हम लोग जो 11 वार्डों में जनसंपर्क अभियान में निकले हैं, तो जिस प्रकार से जन समर्थन मातृशक्ति का, युवा शक्ति का, बुजुर्गों का और छोटे बच्चों से लेकर देश की जनता का भारतीय जनता पार्टी को विशेषकर जो मुझे मिल रहा है आशीर्वाद, उसको देखकर हम निश्चित है कि जो भारतीय जनता पार्टी जो है इस सीट को नगर पालिका देश में बहुत अच्छे और भारी अंतर के साथ जीतने जा रही है। विजन में जो है, मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरे दिमाग में बहुत सारा विजन है। जिस प्रकार से सबसे बड़ी जो समस्या यहाँ पे कूड़े की जो समस्या है, उसका निस्तारण मेरी प्राथमिकता में रहेगा। और जल भराव और आपका जो है सीवर लाइन की जो समस्या है, ये सबसे प्रमुख समस्या जल भराव और सीवर लाइन की झूलती तारों की समस्या यहाँ पर है, उसका निदान मेरी प्राथमिकता में। और एक क्योंकि आध्यात्मिक नगरी है, यहाँ पे सब लोग आस्थावान लोग हैं और स्वयं काशी विश्वनाथ महाशक्ति अपने आदरणीय इष्ट कंडार देवता हरि महाराज जी, नागनी माता जी, सोमेश्वर देवता जी, नाग महाराज जी, सभी देवता यहाँ पे वास करते हैं। तो उसकी भावना को दृष्टिगत रखते निश्चित तौर पे जो यह धार्मिक नगरी घोषित होनी चाहिए। तो हम नगर पालिका बोर्ड का जब गठन होगा आप लोगों के आशीर्वाद से, तो हमारी प्राथमिकता रहेगी कि हम इसको धार्मिक नगरी घोषित करें। मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम कब है और क्या क्या रहेगा यहाँ में? और मुझे जो सीट मिला, मैं प्रत्याशी जी के साथ और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागणों के साथ पूरे शहर का जो मैंने भ्रमण किया, जहाँ हम जनता के बीच में, जनता ने इस समय अपना मन बना लिया है कि समय भारतीय जनता पार्टी के युवा प्रत्याशी को अपना समर्थन देने का, क्योंकि जिस ढंग से यहाँ की जो हमारे प्रत्याशी और जो हमारा घोषणा पत्र है, और इस घोषणा पत्र में स्पष्ट इस शहर की जो प्रमुख समस्याओं का निराकरण, सबसे पहले कूड़ा का निस्तारण का मामला है, आंतरिक सीवर लाइन जहाँ जहाँ पर जो नहीं अभी बिछड़ी है वहाँ पर सीवर लाइन डलवाने का मामला हो, ट्रीटमेंट प्लांट का विस्तारीकरण का मामला हो, गणेशपुर से लेकर और हमारा ज्ञानसू के तमाम जो खतरे, बाढ़ के खतरे के उस पर हैं, उनकी बाढ़ सुरक्षा का काम करने का काम रहा हो, रामलीला मैदान का सौंदर्यीकरण का मामला रहा हो, और सबसे बड़ी बात जो हमारे घोषणा पत्र की नगर को धार्मिक नगरी घोषित करने का जो हमारा संकल्प है। और निश्चित तौर उसको देखते हुए अभी सारी उत्तरकाशी की नगर क्षेत्र की जनता ने बना दिया है कि इस समय ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का संकल्प, भारी आशीर्वाद हमारे किशोर भट्ट जी को, और निश्चित तौर पर हम भारी मतों से हमारा प्रत्याशी यहाँ से विजय करेंगे। राज्य में निकाय चुनाव के मद्देनजर भाजपा के मेयर और पार्षद प्रत्याशियों के समर्थन में कोटद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नगर निगम में भाजपा का बोर्ड बनेगा तो केंद्र और राज्य की सभी योजनाओं का लाभ वहां तक पहुंचेगा। उन्होंने वादा किया कि राज्य, केंद्र और नगर निगमों की ट्रिपल इंजन सरकार 3 गुना तेजी से विकास करेगी। मुख्यमंत्री के साथ आए कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने भी केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए जनता से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।